न्यूज 18 राजस्थान पर मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज 18 प्राइम। न्यूज 18 प्राइम में देश दुनिया की खबरों के साथ प्रदेश की खबरों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड की खबर के साथ। उत्तराखंड के देहरादून से बड़ी खबर, यहां पर धामी कैबिनेट ने आखिरकार यूसीसी ड्राफ्ट को अपनी मंजूरी दे दी है। यूसीसी ड्राफ्ट को आज धामी कैबिनेट की बैठक में लाया गया। इस पर चर्चा के बाद यूसीसी ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई। अब 6 फरवरी को यूसीसी के बिल को विधानसभा सत्र में लाया जाएगा। कैबिनेट की मीटिंग में मंत्रियों को यूसीसी पर प्रस्तुतिकरण भी दिया गया है। यूसीसी ड्राफ्ट अब सदन में रखा जाएगा, विधानसभा में इसे पारित किया जाएगा, लेकिन इससे पहले कैबिनेट की मुहर इस पर लग चुकी है। यूसीसी ड्राफ्ट से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तराखंड के देहरादून से, जहां पर धामी कैबिनेट में यूसीसी ड्राफ्ट को मंजूरी मिल गई है। अब 6 फरवरी को इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। और बात बिहार झारखंड की, जहां पर इन दिनों राजनेता छुपा छुपी का खेल खेल रहे हैं। अभी झारखंड में सीएम का चेहरा बदलने के बाद विधायकों का टूट को लेकर के जो कयास है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। वहीं बिहार में भी फ्लोर टेस्ट से पहले कांग्रेस विधायकों को हैदराबाद भेज दिया गया ताकि कोई उनकी बोली नहीं लगा सके और फ्लोर टेस्ट के दिन कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट रहे। झारखंड के विधायकों के हैदराबाद टूर के बाद अब बिहार कांग्रेस के विधायकों का हैदराबाद टूर शुरू हो गया है। झारखंड से बिहार तक विधायकों के इस टूर के पीछे की वजह एक ही है, वो है टूर का डर। क्योंकि बिहार में 12 फरवरी को एनडीए की सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। बदले सियासी समीकरण में यूं तो आरजेडी फिर से सबसे बड़ा विरोधी दल है, लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले सबसे ज्यादा टेंशन में कांग्रेस है। 19 विधायकों वाली कांग्रेस को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उनके विधायक फ्लोर टेस्ट से पहले टूट ना जाए। ऐसे में झारखंड की तर्ज पर बिहार कांग्रेस के विधायकों को भी हैदराबाद शिफ्ट किया जा रहा है। कांग्रेस विधायकों को हैदराबाद के बाहरी इलाके इब्राहिमपट्टनम स्थित एक रिजॉर्ट में रखा जाएगा। अरे भाई, नई सरकार बनी है, हम लोग को सब विधायक हम लोग आए हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, बधाई देंगे नई सरकार के लिए। कहाँ के लिए जा रहे हैं, क्या है? कहाँ के लिए जा रहे हैं? हैदराबाद घूमने आए हम लोग, सभी विधायक लोग। कहाँ पर आपको ठहरा रहे हैं? वो हम नहीं जानते, हम लोग कहीं भी होटल में ठहर जाएंगे। बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि कांग्रेस अपने विधायकों के साथ बंधुआ मजदूर जैसा व्यवहार करना चाहती है, जो जनादेश का अपमान है। ये कांग्रेस की मानसिकता को झलकाता है। डरे सहमे लोग हैं, अपने विधायकों पर उनको विश्वास नहीं है। जनता का विश्वास जीत करके आता है और उस विधायक को बंधुआ मजदूर की तरह बांध करके रखना, ये जनादेश का अपमान है, विधायकों का अपमान है। भले ही विजय सिन्हा कुछ भी कहें, लेकिन कांग्रेस आलाकमान को अपने विधायकों के टूटने का डर है। ऐसे में पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, लिहाजा विधायकों को फ्लोर टेस्ट से पहले तक बिहार के बाहर ही रखेगी और सीधे टेस्टिंग के दिन ही इनकी बिहार में लॉन्चिंग कराने का प्लान है, ताकि एकजुट होकर कांग्रेस के सभी विधायक एनडीए की सरकार के खिलाफ वोट कर सकें। लेकिन कांग्रेस के इस फैसले पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने निशाना साधा है। दावा किया है कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है और ऐसे में कांग्रेस को डरने की जरूरत नहीं है। 2 पार्टी मिलाकर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, उसके बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का समर्थन है, निर्दलीय का समर्थन है, इसलिए कोई इश्यूज नहीं है। विश्वास मत, कांग्रेस को डर है इसलिए हटा रही है अपने विधायकों को। नहीं, डरने की बात कहाँ है? अरे एकदम लोकतंत्र है, घुमाइए, मेरा जरूर आग्रह है। दिल्ली लाए तो बेचारे के लोग को दिल्ली घुमाइए, हैदराबाद घुमाइए, घुमाना चाहिए, तब तो जानेंगे कि विकास क्या होता है। शनिवार को बिहार कांग्रेस के विधायक और विधान पार्षदों की दिल्ली में अहम बैठक हुई थी, जिसमें बिहार में बदले राजनीतिक हालात पर चर्चा के साथ ही नए सिरे से आगे की रणनीति पर मंथन हुआ। इसी बैठक में सभी विधायकों को एकजुट रहने के निर्देश दिए गए थे। दरअसल बिहार में 28 जनवरी को जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन हुआ। करीब 17 महीने बाद एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनी और अब 12 फरवरी को सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बहुमत साबित करनी है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। तो वहीं मौलाना तौकीर रजवा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ज्ञानवापी पर बेईमानी की जा रही है, मस्जिद को जबरदस्ती हथियाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं अपील अपने मुसलमान भाइयों से करना चाहता हूं कि अपनी अपनी जगह और अपने अपने प्रदेशों में जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करें।
बाबरी मस्जिद को हमने सब्र कर लिया, बाबरी मस्जिद का हम जिक्र भी नहीं करना चाहते, लेकिन ज्ञानव्यापी के बाद से बाबरी मस्जिद का जिक्र दोबारा शुरू होना हुआ है। हम ज्ञानव्यापी का जिक्र नहीं, हम बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं करना चाहते, सिर्फ इसलिए कि कानून हमारा और हमारे देश की अदालतें बदनाम होती हैं। बाबरी मस्जिद के सिलसिले में जो बेईमानी की, हमने सब्र कर लिया कि किसी सूरत से फसाद खत्म होना चाहिए। इस अन्याय को हमने इसलिए बर्दाश्त किया कि हम अपने मुल्क में फसाद नहीं चाहते थे। वही अन्याय, वही जुल्म, वही ज्यादती, वही बेईमानी अब ज्ञानव्यापी के साथ करने जा रहे हैं ये लोग। सरकार के दबाव में अदालत काम कर रही है, अदालत ये साबित करे कि अदालत में इंसाफ हो रहा है। अदालत को अपना वजूद दिखाना है, अदालतों को अपना वजूद दिखाना है कि वो ईमानदारी का फैसला करते हैं या बेईमानी का फैसला करते हैं। बेईमानी का फैसला अगर नहीं किया गया था तो इनामात कैसे ले लिए, कैसे राज्यसभा के मेंबर बन गए, कैसे गवर्नर बन गए। तो वहीं दरगाह आला हजरत से जुड़े मौलाना शहाबुद्दीन ने बिना नाम लिए मौलाना तौकीर रज़ा पर निशाना साधा। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि ऐसे नफरती बयान देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ लोग देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहने की जरूरत है। लोग ऐसे हैं जो भारत में नफरत फैलाना चाहते हैं और वो नफरती भाषण दे करके, नफरती बयानबाजी दे करके भारत के माहौल को खराब करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि अगर देश का नुकसान है तो खुद हमारा नुकसान है, और अगर देश का भला होगा, देश तरक्की करेगा, तो यहाँ पर रहने वाले जितने भी शहरी हैं, नागरिक हैं, उनकी भलाई होगी और उनकी तरक्की होगी। इसलिए ऐसे नफरती भाषणों से, नफरत फैलाने वाले सरगर्मियों से आदमी को दूर रहना चाहिए। और इसी बीच कोटा से बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान सीएम की ड्यूटी में अनुपस्थित जेवीवीएनएल के जेईएन पर एक्शन हुआ है। जयपुर विकास प्राधिकरण लिमिटेड के जेईएन पर एक्शन हुआ है। सीएम के दौरे के दौरान जेईएन अशोक कुमार मीणा नदारद थे। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। बुढ़ादित में कार्यरत जेवीवीएनएल के जेईएन अशोक मीणा को निलंबित किया गया है। तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का जगतगुरु रामभद्राचार्य को लेकर के विवादित बयान सामने आया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि रामभद्राचार्य को राम मंदिर जाना चाहिए था, लेकिन वहां न जाकर वे अस्पताल पहुंच गए। इसका मतलब विज्ञान सत्य है। अगर राम में वो ताकत होती तो वो अस्पताल न जाकर राम के यहां चले गए होते हैं। रामभद्राचार्य जी तो राम मंदिर जाना चाहिए था, क्योंकि वो जीवन मौत से जूझ रहे हैं। वहां जाते तो उनको इलाज हो जाता, भगवान राम की उन पर कृपा हो जाती, लेकिन वहां न जाकर के वो अस्पताल पहुंच गए। इसका मतलब विज्ञान सच है और वैज्ञानिक ताकत, विज्ञान की ताकत में उनको भी जाना पड़ा। अगर राम में वो ताकत होती जो विज्ञान में ताकत है, तो विज्ञान के अंदर न जाकर के वो राम के यहाँ चले गए होते। इसलिए यह प्रश्न पूछना चाहिए रामभद्राचार्य जी से। तो वहीं विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अब बीजेपी का फोकस लोकसभा के चुनाव पर है और ऐसे में गांव चलो अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिस पर बीजेपी कोर कमेटी की पहली बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। रिपोर्ट देखिए। कोर कमेटी की बैठक में मिशन 25 की तैयारी। लोकसभा और राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन। ये गांव चलो अभियान अभी 3 दिवसीय अभियान है, उसमें हम सभी लोग गांव में रहेंगे। हैट्रिक बनाने की तैयारी में बीजेपी। के विस्तार और कार्यक्रमों के बारे में चर्चा हो। क्या जयपुर में कोर कमेटी की बैठक में चर्चा की गई कि कैसे बीजेपी मिशन 25 को फतेह करेगी। जीत की तैयारी को लेकर कई रणनीति बनाई गई, जिसमें संगठन को मजबूत करने, नए मतदाताओं को पार्टी के करीब लाने पर चर्चा हुई।
जिसके तहत अब बीजेपी शहरी मतदाताओं के साथ साथ ग्रामीण मतदाताओं पर भी पकड़ मजबूत करेगी और इसके लिए गांव चलो अभियान की शुरुआत होने जा रही है। कार्यकर्ता हमारे हमेशा जनता के बीच रहते हैं, नेता भी जनता के बीच रहते हैं, तो उसको देखते हुए ही ये जो अभियान है, ये गांव चलो अभियान अभी 3 दिवसीय अभियान है। उसमें हम सभी लोग गांव में रहेंगे, कम से कम 24 घंटे गांव में रहेंगे और हर व्यक्ति, चाहे मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक सब लोग। कुछ सामान्य बैठक है, सरकार बनने के बाद पहली कोर कमेटी की बैठक हुई है और भारतीय जनता पार्टी के जो अभियान चल रहे हैं बस उसी के बारे में बात हुई। लोकसभा चुनाव में हम पूरी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ जा रहे हैं और 25 की 25 सीटें हम जीत कर आएंगे। जनता से जुड़े हुए बहुत सारे अभियान है, मोदी सरकार की नीतियां हैं, विकसित राष्ट्र का संकल्प है, उन सभी बातों के साथ हम जनता के बीच में जा रहे हैं। गांव चलो अभियान में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। गांव चलो अभियान 9 से 11 फरवरी तक चलेगा। अभियान में केंद्रीय मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता गांव में जाकर 24 घंटे बिताएंगे और लोगों से फीडबैक लेंगे। रात में चौपालों का आयोजन होगा। केंद्र की योजनाओं के बारे में जनता को बताया जाएगा। इतना ही नहीं, जो लोग योजनाओं का लाभ नहीं उठा सके, उन्हें योजनाओं का फायदा दिलवाने पर जोर रहेगा। इसके अलावा मतदाता लिस्ट से जिन लोगों के नाम कट गए हैं, उन्हें वापस जुड़वाया जाएगा। महिलाओं और युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए कार्यक्रम करवाए जाएंगे। गांव चलो अभियान, नौ मतदाता और नए हाथ से नए लोगों को जोड़ना पार्टी और सब जो क्लस्टर दिए हैं उन क्लस्टरों में काम करना। प्रदेश की लोकसभा की सभी 25 सीटें जीतने के लिए पार्टी ने जान लगा दी है। लोकसभा सीटों को क्लस्टर में बांटकर तैयारी तेज कर दी गई है। बीजेपी ने पार्टी के दिग्गज नेता सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी, प्रभुलाल सैनी, नारायण पंचारिया और राजेंद्र गहलोत जैसे नेताओं को लोकसभा सीटों का जिम्मा दिया है। पार्टी कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक में वसुंधरा राजे भी आई। पार्टी में एकजुटता का संदेश देने के लिए लंच डिप्लोमेसी भी हुई। मिशन 2024 पर फोकस करने का आह्वान किया गया। भगवान राम के मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा, मोदी की गारंटी और विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये ऐसी बातें हैं जिनके दम पर बीजेपी एक बार फिर से मिशन 25 को पूरा करना चाहती है, मगर उसे थोड़ा सा डर भी है कि विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर पार्टी का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा, वहां पर कांग्रेस उसका खेल बिगाड़ सकती है। इसलिए बहुत ही सोच समझकर पार्टी रणनीति बना रही है ताकि मिशन 25 पूरा हो जाए और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन जाएं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी आलोक गुप्ता को मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। कार्मिक विभाग ने इसे लेकर के आदेश जारी किए हैं। आईएएस आलोक गुप्ता सीएम के प्रमुख सचिव होंगे। कार्मिक विभाग की ओर से इसे लेकर आदेश जारी किए गए। बड़ी जानकारी इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर सचिवालय के गलियारों से इस वक्त मिल रही है। आईएएस अधिकारी आलोक गुप्ता को मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। कार्मिक विभाग की ओर से इसे लेकर आदेश जारी किए गए हैं। तो वहीं इंडियन कैंसर सोसाइटी ने एक मोबाइल ऐप राइज अगेंस्ट कैंसर पेश कर विश्व कैंसर दिवस मनाया और ये ऐप जो है वो मेड इन इंडिया है। इस ऐप का मकसद कैंसर मुक्त भारत बनाने के लिए जानकारी की कमी को दूर करना है, जागरूकता बढ़ाना और संबद्ध समुदायों को एक करना है। पहले चरण में इस ऐप के जरिए 1 लाख लोग जो है वो इसके भागीदार बनेंगे।
जिस तरह से आज ही ऐप लॉन्च हुआ है, इसका भी मकसद ये है कि अवेयरनेस क्रिएट करें कि कैंसर के बारे में, कि कैंसर आप अर्ली डिटेक्ट करते हैं, अर्ली स्क्रीनिंग के माध्यम से अगर आते हैं तो कैंसर क्यूरेबल है, कोई ऐसी डरने की बात नहीं है। अगर आप लेट हो जाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके साथ हम डायग्नोसिस करते हैं जो पेशेंट यहाँ पर आते हैं। तकरीबन हर साल हमारे पास तब 26 से 27,000 पेशेंट एडमिट होते हैं इस हॉस्पिटल में। ये मैसेज सारी जनता में फैलाना चाहते हैं कि आप जब अपने शरीर में कोई भी चेंज महसूस करते हैं तो जाके दिखा दीजिए। कैंसर अगर अर्ली स्टेजेस में पकड़ में आता है तो ये ठीक हो सकता है। बाकी कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो ये कह सकती है। एक दफ़े आपको डायबिटीज़ हुआ तो आप उम्र भर उसको सिर्फ मैनेज कर सकते हैं, उसको क्योर नहीं कर सकते। और अब बात करेंगे बर्फबारी की। पहाड़ों पर जिस बर्फबारी के लिए लोग तरस रहे थे, कुदरत ने सबकी मुराद को पूरा कर दिया है। वादियों के साथ साथ सड़कों पर भी बर्फ की चादर चढ़ी हुई है और 3 पहाड़ी राज्यों में अच्छी बर्फबारी इस वक्त जारी है। बर्फबारी होने से दिक्कतें भी खड़ी होने लगी हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। हर तरफ सफेदी छाई हुई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल की वादियां बर्फ से गुलजार हैं। वहीं उत्तराखंड के पहाड़ों में भी अच्छी बर्फबारी हो रही है। इन 6 तस्वीरों में देखिए, ऐसा लग रहा है मानो पहाड़ों पर हिमयुग लौट कर आ गया है। जहां तक नजर जाएगी बस बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी हुई है, जिसके बाद तो दूर दूर तक बस बर्फ ही बिछी हुई है। सड़कों से बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। श्रीनगर में भी अच्छी बर्फबारी हो रही है। सड़कों पर 2 इंच से ज्यादा बर्फ जमी हुई है। सैलानियों की तो बहार ही आ गई। वो जमकर मस्ती कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये नज़ारा पहलगाम का नहीं, सोनमर्ग का नहीं, गुलमर्ग का नहीं, बल्कि श्रीनगर की सड़कों पर ये नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर बर्फबारी हो रही है। लगभग 4 से 5 इंच की जो बर्फ है वो सड़कों पर जमा हो गई है। एक सफ़ेद मोटी चादर जो है बर्फ की वो बिछी हुई नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी का लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था, इसके लिए लोग दुआएं कर रहे थे। और जब से चिल्ला खुर्द की शुरुआत हुई है तब से ही मौसम बिल्कुल बदल गया है और उसी वक्त से जो है यहाँ पर बर्फबारी देखने को मिल रही है और आज भी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। कश्मीर की ऊंची ऊंची वादियों में हर जगह बर्फ दिखाई दे रही है। इतने कठिन हालातों के बीच सेना के जवान एक गर्भवती महिला के लिए देवदूत बन गए। कुपवाड़ा में जवानों ने एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाया क्योंकि बर्फबारी से रास्ते बंद हो चुकी थी। देश के कोने कोने से सैलानी गुलमर्ग पहुंचे हुए हैं। वहीं विदेशी पर्यटक भी कश्मीर टूर पर आए हैं। स्कीइंग को लेकर रोमांच दिखाई दे रहा है। गुलमर्ग में बर्फबारी हुई है और टूरिस्ट भी काफी खुश है और सभी लोग हैं जो मुंतजिर थे आज तक बर्फबारी हो। और क्या कहेंगे आप इस हवाले से, टूरिज्म के हवाले से? गुलमर्ग जो है हमारी ईयर राउंड डेस्टिनेशन है और खासकर ये स्नोफॉल में विंटर में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। यहाँ पे हम जो स्कीइंग कराते हैं विंटर में उसके लिए काफ़ी एडवेंचर एक्टिविटीज़ हम लोग कराते हैं और हर कोई थ्रू आउट जम्मू कश्मीर और पूरे देश में स्नोफॉल का इंतज़ार कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा जनवरी में स्नोफॉल डिले हुआ। वी हैड ए गुड स्नोफॉल, जैसे कि आप देख रहे। स्कीइंग भी आज हम लोगों ने शुरू किया, हमने इसकी पेट्रोल टीम भी डिप्लॉय की है हर जगह से, एंड वी आर हैप्पी। रामबन की इस मनमोहक तस्वीरों को देखिए। बर्फ से दूर दूर तक सब ढक चुका है। पुलवामा में भी बर्फबारी को लोग तरस रहे थे। त्राल में भी हर तरह बर्फ ने डेरा जमाया हुआ है। बर्फबारी से जहां स्थानीय लोग खुशहाली की उम्मीद लगाए हुए हैं, तो वहीं खराब मौसम दिक्कतें भी पेश कर रहा है। लेह में बर्फ गिरने से हवाई और सड़क यातायात पर बड़ा असर पड़ा है। मीना मार्ग में 12 इंच बर्फबारी हो चुकी है।
हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ की ऊंचाई वाले इलाकों में हर तरफ बर्फ ही नजर आ रही है। डलहौजी में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। शिमला में भी बर्फबारी से हर तरफ सफेद उजाला फैला हुआ है। काफी समय बाद लोगों की मन की मुराद पूरी हुई है। लाहौल स्पीति में भी बर्फबारी का दौर लगातार जारी है, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ रही है। न्यूनतम तापमान -6 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं उत्तराखंड में भी मौसम की चाल पूरी तरह से बदल चुकी है। उत्तरकाशी के गंगोत्री, यमुनोत्री, हर्षिल समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी लगातार जारी है। चमोली के ग्रामीण इलाके भी बर्फ से ढके हुए हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। 1 दर्जन से ज्यादा गांव पूरी तरह बर्फ से ढके हुए हैं। चक्राता में सड़कों पर बर्फ ने घर बना लिया है। यहाँ स्नो ब्लोवर मशीन से सड़क की बर्फ हटाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।